हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की डिमांड पर मैंने फिर से एक मॉडल पेपर बनाया है, मॉडल पेपर 9, और इसमें मैंने थोड़ा जो एमसीक्यू है उनका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। ये पहले की तरह थोड़ा सा इजी लेवल का नहीं है। इसमें मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के किए हैं, जो आपकी शिकायत रहती थी। तो यहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसका मैंने जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अगर आप ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले भी मैंने 8 मॉडल पेपर अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और ये मेरा मॉडल पेपर 9 है। तो यहाँ पर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ग्रामर सारे इसमें आपको टॉपिक जितने भी आते हैं, जो भी आपका यूपी सीनेट का जो भी लेवल रहता है, यूपी सीनेट का जो भी लेवल रहता है या जो भी आपका पैटर्न रहता है उसके ऊपर ही आपका पूरा मॉडल पेपर है। 120 आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 120 ही इसी में है। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चंस होता है। ये तो आपको वैसे ही अपना जो पीडीएफ है ये सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे सारे एमसीक्यू को। आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। आप पहले तो अलग अलग ऐसे पोर्शन बना लेना। मैं बताती हूँ आप कैसे करोगे अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस। ऐसे पोर्शन आपको बनाने हैं, ठीक है, ऐसे करके 5 पोर्शन: बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ग्रामर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपने क्वेश्चन नंबर डालने हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने राइट क्वेश्चन राइट या रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग, ठीक है। कितने आपके बायोलॉजी में कितने हुए वहाँ पर जाकर आप अपना लास्ट में देख लेना कि कितने हुए, 15 हुए, 16 हुए, 17 हुए, ऐसे करके सारे करने हैं आपको। फिर काउंट करने हैं, काउंट करके 120 में से कितने आते हैं वो आपको मुझे कमेंट करना है। वीडियो देखते देखते ही आप मुझे कमेंट कर देना। और कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, बाकी लोगों को पता चल जाए कहाँ मिस्टेक हुई है, ताकि कोई मिस्टेक वो ज़्यादा बड़ी ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज़ गलत बता दूँ और फिर वो चीज़ बढ़ती रहे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस चीज़ को देखो, पहचानो और मुझे कमेंट कर दो, क्योंकि गलती हर किसी से होती है। मैं इसमें बिल्कुल भी ये नहीं समझती, छोटी बात नहीं होती इसमें कि हाँ गलती हो गई तो मैं उस चीज़ का बुरा मानूँ। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी आप लोगों की ही हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ। तो मैं उसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। अगर मुझसे कोई गलती होती है आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं मैं करूँगी, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, वीडियो छोड़कर भाग जाते हो। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा लेना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप जो जितना मैं बोल रही हूँ स्लो, वो थोड़ा सा फास्ट स्पीड में आ जाएगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, हम बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग में। तो किस जीव में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? देखिए, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? तो आर्टवॉर्म, कॉकरोच, फ्रॉग या फिर ह्यूमन? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जो आपका कॉकरोच है उसका आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, कॉकरोच का। और उसमें जो आपका हीमोलिम्फ जो होता है ना, वो फ्रीली आपको मूव करता हुआ उसमें दिखाई देगा। मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है, जो आपका सर्कुलेशन होता है, वो आपको फ्रीली होता हुआ दिखाई देगा, फ्रीली आपको दिखेगा मूव करता हुआ। ओके, तो यहाँ पर आपका पहले का आपका बी हो जाएगा। दूसरे की तरफ पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट? मेंडल, नवास्टीन, डार्विन या फिर पास्चर? तो आपका जो पौधों में जो डबल फर्टिलाइजेशन की जो डिस्कवरी की थी वो आपकी की थी नवास्टीन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर एल्गी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा भी है, ठीक है। तो इसमें जो आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो वो है इसमें बैक्टीरिया, ठीक है, वो है इसमें बैक्टीरिया। क्योंकि आपका बैक्टीरिया में जो आपका ट्रू न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए जिम्मेदार है? विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटल क्लोजिंग? ठीक है, ऑक्सिन, जिबेरेलिन या फिर एब्सिसिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो होगा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये आपका स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा होगा, लेकिन नहीं किया है अगर अभी तक तो आप कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप जब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेंगे तो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, उससे रिलेटेड भी आपकी स्कॉलरशिप है, आपके फॉर्म आउट हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीएससी नर्सिंग के बाद भी। हर तरह से ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो आपकी कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, ये चैनल आपके लिए हमेशा तैयार है। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। जैसे 2 साल से मैं बच्चों के साथ कोऑपरेट करके चल रही हूँ,
हूँ, जो भी वो अपने डाउट्स होते हैं मुझसे शेयर करते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, उनका डाउट सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही कम शब्दों में वो चीज़ क्लियर कर देती हूँ। मैं आधा आधा घंटे की वीडियो या ऐसा कुछ बना के बच्चों को गुमराह नहीं करती। मेरी वीडियोस तकरीबन 7 से 8 मिनट की होगी, लेकिन सारे उसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा कि जो चीज़ आपने मुझसे मांगी थी, मैं सिर्फ उस 7 से 8 मिनट की वीडियो में वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। अपनी खुद पर बीती हुई वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है फ्यूचर में भी, ठीक है। किस फ्लोएम में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है? विच फ्लैम शोज़ रेडियल सिमेट्री? तो इसमें आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं ऑर्थोपोडा, मोलस्का, निडेरिया या फिर एनेलिडा, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निडेरिया, ठीक है। तो आपका निडेरिया होता है, इसमें आपका रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ओके। एटीपी सिंथेसिस का मुख्य स्थान कौन सा है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, अभी बायोलॉजी के आपको बेसिक लग रहे होंगे, आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो एटीपी सिंथेसिस का मुख्य प्लेस कौन सा होता है हमारी बॉडी में? जो एटीपी होती है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो वो हमारा किस में होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, या फिर आपका गोल्जी बॉडी में। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें हमारा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बनती है, एनर्जी का सिंथेसिस होता है, यानी कि एटीपी का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वस्कुलर प्लांट? ठीक है, इनमें से कौन सा नॉन वस्कुलर प्लांट है? ठीक है, तो इसमें कौन सा है? फर्न, मॉस, पाइन या फिर मैंगो? तो जो आपका नॉन मस्कुलर है वो है आपका नॉन मस्कुलर मॉस, ठीक है। ये आपका मॉस है, नॉन वस्कुलर। नॉन वस्कुलर क्यों है? क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो पाए नहीं जाते हैं। जो आपका जाइलम और आपका जो फ्लोएम होता है ना, वो इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए जो आपका मॉस है वो आपका नॉन वस्कुलर है, यानी कि इसमें वस्कुलर्स नहीं पाए जाते, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा टिश्यू पानी का परिवहन करता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या फिर एपिडर्मिस? तो आपको पहले ही बताया मैंने, पानी के लिए, वाटर के लिए जो है आपका वो जाइलम रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में, ओके, ठीक है। जिनमें से कौन सी जीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? हाइड्रिया, ह्यूमन, फ्रॉग या फिर बर्ड? तो इसमें जो आपका हाइड्रा है, जो हाइड्रा है वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। बाकी जो जितने भी हैं आपके सेक्सुअल करते हैं, चाहे वो आपका मेंढक है या फिर मनुष्य है या फिर पक्षी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी मिस्टेक होती है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ को मैं फिर से इम्प्रूव करूँगी। आपको कोई भी चीज़ इसमें लगती है कि गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको वीडियो पसंद आए और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और जैसे आपने मेरे बाकी मॉडल्स पेपर को प्यार दिया है, बाकी वीडियोस को प्यार दिया है, मैं चाहती हूँ आप मेरे इस मॉडल पेपर को भी ऐसे ही प्यार दें। बाकी जब एग्ज़ाम में 7 डेज़ रह जाएंगे, मैं कोशिश पूरी अपनी करूँगी, मैं 90% आपको कंफर्म बोल रही हूँ, 100% नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। पता नहीं क्या मेरे कॉलेज से इतना अर्जेंट आता है तो मुझे कॉलेज एक दिन की छुट्टी ना मिले, लेकिन मैं आपको 7 डेज़ जो आपका लास्ट का वीक रहेगा, डेली मॉडल पेपर प्रोवाइड करूँगी। पीडीएफ भी मैं आपको दूंगी। बाकी बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, ठीक है। OMR सीट कैसे फिल करनी है वो मैं एक दिन में आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगी। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है? स्ट्रोमा में, थैलेकॉइड में, साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में? तो जो आपका जो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है वो आपका होता है थैलेकॉइड में, ओके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 है, किस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? जैसे अपने ऊपर पढ़ा था तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था, लेकिन क्लोज किस में होता है? देखिए, कॉकरोच तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि उसमें ओपन होता है, ठीक है। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें आपका ओपन होता है। तो इसमें जो आपका झींगा होता है या स्नेल होता है, इनमें भी आपका ओपन ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। स्नेल में भी और आपका प्रॉन में भी, ठीक है। लेकिन जो आपका बी है यानी कि अर्थवॉर्म, ठीक है, केचुआ, ये आपका इसमें क्लोज आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? ठीक है, जिम्नोस्पर्म कौन सा है इनमें से? साइकस, रोज, मैंगो या फिर व्हीट? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है आपका? तो आपका जो साइकस है, जो आपका साइकस है, आपका जिम्नोस्पर्म है, और बाकी ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो साइकस आपका जिम्नोस्पर्म है, ओके। प्लांट की बात चल रही है यहाँ पे। कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में मुख्य है? मैंने ज़्यादातर यहाँ पे जो आपके
बोटनी है, बोटनी के क्वेश्चंस लिए क्योंकि बोटनी बच्चों की बहुत वीक है, बोटनी में ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बाकी जूलॉजी के मैंने इतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा दिया है, इतने ज़्यादा करा दिए हैं, आप जाके मेरे पुराने मॉडल्स पेपर उठा के देखिए, उसमें बोटनी के 1 से 2 क्वेश्चन मिलते थे, बट अभी आपके यहाँ पर बोटनी के ज़्यादा क्वेश्चन हैं। निम्न कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में मुख्य है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए वो बहुत ज़्यादा प्राइमरी रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन या फिर जेंथोफिल। ठीक है, तो जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है उसमें मेन जो रोल है वो कौन प्ले करता है, तो वो आपका करता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, आपको याद रखना है जो प्राइमरी रोल होता है ना, प्राइमरी की बात चल रही है, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो प्राइमरी रोल कौन प्ले करता है आपका क्लोरोफिल ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, नर्सिंग एप्टीट्यूड के, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं, इतना अच्छा लेवल लिया है मैंने। आप देखना आगे आगे, आप वीडियो को पूरा देखो, पता चल जाएगा आपको किस में सेगमेंटेशन पाया जाता है। सेगमेंटेशन इन इज फाउंड इन पोरीफेरा, एनालिडा, निडेरिया या फिर मोलस्का। तो जो आपका सिगमेंटेशन होता है, सिगमेंटेशन वो इनमें से किस में पाया जाता है, तो सिगमेंटेशन जो पाया जाता है वो आपका एनालिडा में पाया जाता है। ठीक है, ये आपके एनिमल किंगडम की बात चल रही है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। निम्न में से कौन सा लिविंग फॉसिल कहलाता है। अब आपको यही डाउट रहेगा, क्या दीदी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल ये नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप एटलीस्ट 1000-2000 MCQ प्रैक्टिस करो, जिसमें से आपके 24 क्वेश्चन आ जाएँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, ये मत सोचो, ये दिमाग में नेगेटिविटी मत पालो कि ऐसे नहीं आएंगे वैसे नहीं आएंगे, बस जितना हो सकता है उतनी नॉलेज आप गेन करो एग्जाम तक। ठीक है, लिविंग फॉसिल कहलाता है साइकस, स्पाइनस या फिर आपका जिनकैंगो या फिर फन। तो आपका कौन सा है जो आपका लिविंग फॉसिल कहलाता है, तो वो है आपका जिनकैंगो आपका लिविंग फॉसिल है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में कार्य करता है। विच एंजाइम फंक्शन इन डीएनए रेप्लिकेशन, तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज या फिर हेलिकेज। तो आपका कौन सा है जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है, तो वो होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा करता है, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, वायरस। तो कौन सा ऐसा है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो वो होता है आपका राइजोबियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनेल प्रोटीन सिंथेसिस करता है। विच ऑर्गेनेल परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेल है जो परफॉर्म करता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल या फिर प्रोक्सीसोम। तो ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम है जो आपके प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ओके इस किस में अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस पाए जाता है। ठीक है, किस में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ब्रायोफाइटस, मैमल्स, बर्ड्स या फिर रेप्टाइल्स। ठीक है, तो इसमें जो आपका कौन सा है ऐसा जो जिसमें पाया जाता है आपका अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, तो वो होता है आपका ब्रायोफाइटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। विच इज़ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई या फिर साइनोबैक्टीरिया या फिर ग्रास। तो जो आपका फंजाई है, कवक है, वो आपका क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, वो आपका क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ब्लड सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, वो आपको पता ही है, वो आपके होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कौन सा डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस में डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं आपको, तो निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा या फिर कोडेटा। तो जो आपका निडेरिया होता है उसमें आपका डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, 23 है, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन ग्रोथ प्रमोट करता है। ठीक है, जो प्लांट के हार्मोन की ग्रोथ को प्रमोट करता है वो कौन सा होता है, ABA, एथिलीन, ऑक्सिन या फिर एब्सिसिक एसिड। तो जो आपका ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन, ये आपके प्लांट हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, किसमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, विच हैज़ 3 लेयर्स। ठीक है, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटी हेल्मिंथीज या फिर प्रोटोजोआ। तो जो आपका प्लेटी हेल्मिंथीज होती है इसमें 3 जर्म्स लेयर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके आंसर की भी मैं अपलोड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसकी आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फिजिक्स के MCQ हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छा लेवल करके मैंने यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हैं। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के नहीं कराऊंगी क्योंकि उसमें मेरे से मिस्टेक हो सकती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी एक मिस्टेक आपका नुकसान हो उससे। तो ये मैं इसकी राइट आंसर की आपको दे दूँगी, PDF अपलोड कर दूँगी मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड के मैं आपको कराना चाहती हूँ
क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड मेरा अच्छा है, जो उसकी अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, 4 सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, तो सारा सिलेबस मैं वो पढ़ चुकी हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ईजी है और मेरे को इंटरेस्ट भी है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो आप लोग मुझसे बोलते हो दीदी फिजिक्स केमिस्ट्री के कराइए कराइए, मैं कोशिश करती हूँ बहुत पढ़ के आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई मिस्टेक हो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो उस चीज़ से। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो आपके यहाँ पर एमसीक्यू हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो लंबा होता जा रहा है तो प्लीज़ स्पीड कर लीजिए, पॉज कर दीजिए, बाद में देख लेना, रेस्ट ले लीजिए, पानी पी लीजिए, अच्छे से रिलैक्स हो जाइए, खड़े हो जाइए, बुक रख दीजिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लेकिन आप जितना पढ़ेंगे इस टाइम पे आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। मेरी मेहनत भी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और जो मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाकर आपको रिकॉर्ड करके क्लास अपलोड करना, ये मैं आप लोगों के लिए इतने प्यार से करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्यार आप भी मुझे दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आप लोगों से इतने ही प्यार की उम्मीद करती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपकी हेल्प होती रहेगी हमेशा। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं इसके एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस आपको करा सकती हूँ। एक नर्स पेशेंट को फिजिकल, मेंटल और सोशल असेसमेंट के साथ करती है, एक साथ कर रही है, मतलब उसका असेसमेंट कर रही है सोशली, मेंटली और फिजिकली। यह किस कॉन्सेप्ट को दर्शाता है? ठीक है, अब इसमें इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो नर्स है वो पेशेंट का फिजिकल, मेंटल, सोशल असेसमेंट एक साथ कर रही है। होलिस्टिक केयर, क्यूरेटिव केयर, इमरजेंसी केयर, या फिर आपका पैलेटिव केयर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है होलिस्टिक केयर। अब देखिए, जब होलिस्टिक में क्या होगा, सारा कुछ आ जाएगा। होलिस्टिक केयर, एक नर्स का काम ही क्या होता है, एक पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना, यानी कि उसे पूरी केयर प्रोवाइड करना। यानी कि पूरी का मतलब क्या, उसे वो फिजिकली भी, ठीक है, वो अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है खड़े होने में, चलने में, उसकी वहाँ भी केयर करे। मेंटली यानी कि उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे। सोशली यानी कि अगर वो किसी चीज़ से परेशान है तो उसे उस चीज़ के बारे में समझाए कि हाँ आप लड़ाई मत करो, वो बोल रहा है, या फिर वो अपने किसी चीज़ से परेशान है, तो वहाँ भी उस सारी चीज़ों को मिलाकर वो सारा असेसमेंट करेगी, सारी केयर देगी, उसे ही कहते हैं होलिस्टिक केयर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 74 है यहाँ पर, BP 90 एंड 60 mmHg है, डिजीनेस वाले पेशेंट को नर्स सबसे पहले क्या करेगी? देखिए, इसमें चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आने लाजमी है क्योंकि उसका जो बीपी है वो लो है, वरना आपका जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है, 120/80। यहाँ पर कितना है, 90/60। ठीक है, तो आपका ये नॉर्मल बीपी से कम बीपी है। तो आपको जो है यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है, हाइपोटेंशन की है। ठीक है, हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है क्योंकि आपका बीपी जो है वो डिक्रीज है। ठीक है, गिरा हुआ बीपी है। तो यहाँ पर सुपाइन पोजीशन विद लैग एलिवेटेड, यानी कि वो उसकी सुपाइन पोजीशन देगी, उसकी टांगे थोड़ा सा ऊपर करके सीधे लिटा देगी। ठीक है, सिटिंग पोजीशन देगी, या फिर आईवी तुरंत शुरू कर देगी, या फिर डॉक्टर को तुरंत बुलाएगी। तो यहाँ पर वो क्या करेगी, जो अगर किसी पेशेंट का लो बीपी है तो देखिए, हाँ आईवी वो देगी, वो आगे डॉक्टर्स को सजेस्ट करेगा तब देगी। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में नहीं बिठाना है। देखिए, अगर उसे हम बिठाएंगे जो उसे ऑलरेडी चक्कर आ रहे हैं तो हम उसे बिठाएंगे नहीं, उसे सुपाइन पोजीशन देंगे, जो उसकी टांगे हैं वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ एलिवेट करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले उसे बिठा देंगे, इतना लिटा देंगे, इस पोजीशन आपको प्रोवाइड करनी है, उसके बाद आपको डॉक्टर को कॉल करनी है, डॉक्टर आएंगे, उसके बाद वो आपको एडमिनिस्टर करने के देंगे जो भी मेडिसिन देनी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 75 है, एडल्ट सीपीआर में सही कंप्रेशन डेप्थ और रेट क्या है? ठीक है, अब हम एडल्ट को जब सीपीआर देते हैं, जो हम सीपीआर देंगे कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन, तो उसमें जो उसका कंप्रेशन डेप्थ होता है वो उसका सही रेट क्या है? 5 से 6 सेंटीमीटर, 100 to 120 पर मिनट। ठीक है, या फिर 2 सेंटीमीटर 60 पर मिनट, 7 सेंटीमीटर 140 पर मिनट, या 3 सेंटीमीटर 80 पर मिनट। तो जो का सही रेशियो होता है, तो वो उसका सही रेशियो क्या होता है, आपको कितना डेप्थ देनी है, कितनी गहराई तक, कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर, और कितनी बीट पर मिनट, कितनी पर मिनट, 100 पर 120। ठीक है, 100 to 120। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सही रेट होता है। सेकंड डिग्री बर्न पेशेंट में इनिशियल मैनेजमेंट क्या है? किसी को सेकंड बर्न पेशेंट है, सेकंड डिग्री बर्न यानी कि जो उसकी एपिडर्मिस और डर्मिस जो लेयर होती है वो बर्न हो चुकी है, यानी कि उसकी सिर्फ एपिडर्मिस लेयर नहीं हुई बर्न, उसके नीचे वाली जो लेयर है वो भी बर्न होगी स्किन की। तो उसमें क्या हम इनिशियल मैनेजमेंट देंगे, उस पेशेंट को रनिंग वाटर ठंडे पानी से धो देंगे, ऑइंटमेंट लगाएंगे, ब्लिस्टर फोड़ देंगे उसके, या फिर उसकी पट्टी बांध देंगे। देखिए, कभी भी हम बर्न वाले पेशेंट को पट्टी नहीं बांधते, उसे हम खुला छोड़ते हैं। ठीक है, ब्लिस्टर फोड़ना ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है, उसके ब्लिस्टर हम क्यों फोड़ेंगे, उसको छाले हो गए हैं तो। ठीक है, ऑइंटमेंट लगाएंगे नहीं, उसको पहले हम ऑइंटमेंट
नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 76 का है वो होगा सबसे पहले कि हम उसको ठंडे पानी से उसके हम धोएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 76 हो गया है। 77 की बात करते हैं, बेड मेकिंग के दौरान इन्फेक्शन कंट्रोल में सही प्रिंसिपल कौन सा है? तो कौन सा है? जब हम बेड मेकिंग करते हैं तो उसमें सही प्रिंसिपल इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए कौन सा है? लाइनिन को फर्श से दूर करना। ठीक है, लाइनिन को फर्श से दूर रखना, फर्श यानी कि जो का फ्लोर होता है, फर्श होता है, उससे चादर को दूर रखना है। लाइनिन झटकना, या फिर झटकना कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल होगा? लाइनिन को यूनिफॉर्म से सटाना, यानी कि जो अपनी यूनिफॉर्म है उसके क्लोज लाना उस चादर को, क्या इससे इन्फेक्शन कंट्रोल होगा? या सेम लाइनिन रीयूज़ करना, यानी कि बार बार उसी चादर को यूज़ करना, या इससे इन्फेक्शन कंट्रोल होगा? तो इन्फेक्शन कंट्रोल जो आपका फ्लोर है उस पर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हम उससे पैरों से चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फर्श पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये आप ऑप्शन समझने वाली बात है कि आप उस लाइनिन को एक्स्ट्रा किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर रखना है, टच नहीं करना है, क्योंकि उस लाइनिन पर इन्फेक्शन फैल सकता है। लाइनिन यानी कि चादर। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उस कौन सा पोजीशन है जो उसके लिए बेस्ट है? फॉलर पोजीशन, सपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, या फिर टेंडुलर? ठीक है, ट्रेंडलबर्ग। ठीक है, तो कौन सी आपकी पोजीशन है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए? मैंने आपको पहले को एक वीडियो थी उसमें मैंने बताया था, जो आपका पेशेंट है, जो आपको किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम फोलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हाफ सिटिंग, यानी कि वो आधा बैठा रहेगा आधा लेटा रहेगा। ठीक है, तकिया वकिया लगा के बेड की पोजीशन ऐसे थोड़ी सी रोटेट करके ऊपर की तरफ, तब हम उसे बिठाएंगे, उसे कहते हैं फोलर पोजीशन। ठीक है, उसमें फोलर पोजीशन की भी डिग्री होती है। प्रेशर सोर प्रिवेंट के लिए इफेक्टिव इंटरवेंशन क्या है? प्रेशर सोर यानी कि जब कोई पेशेंट बेड पर ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है तो उसे सोर हो जाते हैं, यानी कि घाव हो जाता है उसकी कमर पे, उसके लिए इफेक्टिव इंटरवेंशन क्या है? यानी कि क्या ऐसा करें ताकि वो इंटरवेंस रहे, यानी कि वो जो है ज़्यादा देर तक बढ़े नहीं। क्यों बढ़े नहीं? उसे रोकें हम पहले से ही। हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना, सेम पोजीशन रखना, फ्लूइड कम देना, या टाइट बेडिंग करना। कसकर बिस्तर लगाना, ये बहुत नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। फ्लूइड कम देना, देखिए फ्लूइड से सोल का क्या लेने देना है, कुछ नहीं। सेम पोजीशन रखना, इससे तो और उसकी हालत ख़राब हो सकती है। तो हर 2 घंटे में उसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे, ताकि जो उसका बेड सोर का जो उसे पसीना वसीना आएगा, इससे इन्फेक्शन बढ़ेगा, वो चीज़ हम रिड्यूस कर सकें। आईसीयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रिटिकल केयर नर्सिंग, रूटीन चेकअप, ओपीडी, या फिर रिहैबिलिटेशन? तो जब आपका आईसीयू है, ये आपका इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट आपको फुल फॉर्म पर भी मैं आप एक वीडियो बनाऊंगी, मेरे चैनल के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहना, मैं अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आईसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट, तो वहाँ पर हमें क्रिटिकल केयर देनी होती है। रूटीन चेकअप आपके लिए नहीं होता है आईसीयू में जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं उनको ही रखा जाता है इमरजेंसी के बाद, मतलब जिन्हें ज़्यादा केयर की नीड होती है। ठीक है, ओपीडी यानी कि आपका डेली जब आप मेडिसिन लेने जाते हो वो। ठीक है, एएनएम का फुल फॉर्म क्या है? एएनएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एएनएम का फुल फॉर्म क्या है? एक्सुलरी नर्स मिडवाइफ, एडवांस नर्सिंग मेथड, असिस्टेंट नर्सिंग मैनेजर, या किट नर्सिंग मॉड्यूल? तो आपका एक्सुलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ये आपकी एएनएम की फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ऑक्सीजन रिकवरी सिस्टम, ओरल रिकवरी सॉल्ट, या ऑर्गन रेगुलेशन सॉल्यूशन? तो ओआरएस है, यानी कि हम उसे किस में यूज़ करते हैं? डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। तो डिहाइड्रेशन को यूज़ करने के लिए करेंगे, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि आपको जो आपके एमसीक्यू है वो इससे किस चीज़ से यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि हम डिहाइड्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का क्या रह गया उसमें? ऑक्सीजन का क्या मतलब है? वो तो एक पाउच आता है, पानी में डाला पिया, उससे ऑक्सीजन थोड़ा ना मिलेगी हमें। ओरल रिकवरी साल्ट कुछ बच्चे इसे भी ठीक कर सकते हैं कि हाँ सही है, उसमें नमक मिला हुआ होता है और उसमें ओरली हम पीते हैं और रिकवरी के लिए होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, रिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैटरनल हैमरेज किस कैटेगरी में आता है? ठीक है, मैटरनल हैमरेज किस कैटेगरी में आता है? ठीक है, मैटरनल यानी कि जो आपका जो माँ होती है जो बेबी को जन्म देती है उसको कहते हैं मैटरनल, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें अगर हैमरेज हो जाता है तो किस कैटेगरी में आता है? और ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, माइनर कंडीशनर, साइकोलॉजिकल इशू, या फिर क्रॉनिक डिजीज़? देखिए मैंने यहाँ पर आपको समझाते हुए बताते जो प्रेग्नेंट होती है जब उसमें वहाँ पे हैमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, यानी कि जहाँ पर आपकी डिलीवरी वगैरह होती है। ठीक है, वो। APGR स्कोर इस किसके लिए उपयोग किया जाता है? APGR मैंने पहले ही बताया है, अपीयरेंस, पल्स, ये आपका मैंने ग्लाइमेस, ये आपका मैंने एक पहले बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें करा चुकी हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे। तो ये आपका उसमें जो आपका बेबी होता है, जो बेबी आपका जन्म लेता है, तो उसके बेबी के जन्म होने के तुरंत बाद और 2 से 3 या 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर सकते हैं। बेबी का अपीयरेंस चेक करने के लिए, उसका कलर चेक करने के लिए, उसका रेस्पिरेशन चेक करने के लिए, सारी चीज़ें चेक करने के लिए ये स्कोर चेक किया जाता है, ताकि बच्चे को पता लगा सके कि वो उसकी कंडीशन
इम्यूनाइजेशन कैसी है, तो न्यू बॉर्न असेसमेंट इसे कहते हैं हम कि बच्चे को जन्म के बाद ही, ठीक है, उसे कहते हैं ABGR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्यूनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन एम ऑफ इम्यूनाइजेशन इज, इम्यूनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है क्या, हम क्यों वैक्सीन लगाते हैं? इम्यूनाइजेशन का मतलब है वैक्सीन लगाना। क्यों लगाते हैं? डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, पेन को रिलीफ देने के लिए। तो इम्यूनाइजेशन का जो मतलब होता है वो होता है डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, कि अगर आप किसी भी चीज़ की वैक्सीन लगवा लेते हो तो वो जो डिजीज़ होने वाली होती है वो नहीं होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इम्यूनाइजेशन देते हैं। ठीक है, जैसे आपका पोलियो का हो गया। प्राइमरी हेल्थ केयर में इक्विटी का क्या अर्थ है? ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है उसमें इक्विटी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं हम वो देख लेते हैं। इक्वल एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, सभी को समान स्वास्थ्य देना। इक्विटी की बात चल रही है, इक्विटी, ठीक है। तो इसमें इक्वालिटी और इक्विटी सेम से लगा। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सबको समान नज़रिए से, समान तरीके से आप हर चीज़ प्रोवाइड करना। तो इक्वालिटी, इक्वल एक्सेस ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि सभी को इक्वल तरीके से आपका हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इक्वल सैलरी नहीं, यहाँ पर आपकी किसकी बात चल रही है? हेल्थ केयर की। तो हेल्थ केयर में सैलरी का क्या मतलब है? मेडिसिन हो सकता है लेकिन नहीं, यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज राइट ऑप्शन। ओके, शॉक पेशेंट में स्किन कोल्ड और कामी क्यों होती है? ठीक है, शॉक पेशेंट है, शॉक का पेशेंट है, यानी कि जो स्किन टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उसमें क्या हो गया, आपके ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो चुकी है, वहाँ पर आपको शॉक लग चुका है, आपके जो टिश्यू है डैमेज हो चुके हैं, उसे कहते हैं शॉक, यानी कि हार्ट में। पेशेंट को स्किन कोल्ड यानी कि उसकी स्किन ठंडी हो चुकी है और कामी हो चुकी है, उसको ऐसा क्यों होती है? पुअर सर्कुलेशन, फीवर, इन्फेक्शन, हाई बीपी। तो आपका जब शॉक लगता है, यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जब कोई भी रुकाव आ जाता है तो जो आपका ब्लड है वो वहाँ पर नहीं जा पाता आपके टिश्यू सेल्स तक, तो वहाँ पर आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ख़त्म हो चुकी है, तो आपकी जो सर्कुलेशन है वही ठीक से नहीं हो पा रहा है, तभी तो आपके ऑक्सीजन की कमी हुई है। ऑक्सीजन की कमी हुई क्यों? नेक्रोसिस हुआ क्यों? क्योंकि जो आपका सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा, तो इसलिए पुअर सर्कुलेशन की वजह से आपका शॉक होता है। शॉक कब होता है? जब आपके ब्लड सेल्स में आपका कोई भी फैट जमा हो जाता है या कोई भी ऐसा जमा हो जाता है जिससे हमारा जो ब्लड है वो आगे फ्लो नहीं कर पाता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन को कहते हैं, जब आपका फैट एक्यूमुलेट हो जाता है आपके ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 है, इरेगुलर पल्स किसकी ओर संकेत करता है? यानी कि इरेगुलर पल्स क्या होती है? कार्डिक एबनॉर्मलिटी होती है, नॉर्मल कंडीशन, डाइजेस्टिव इशू या फिर रेस्पिरेटरी इशू। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका इरेगुलर पल्स है वो आपकी कार्डियक से ही कनेक्शन रहता है आपकी पल्स का, तो आपका कार्डियक एबनॉर्मलिटी होगी तभी आपकी इरेगुलर पल्स होगी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोलेस्ट्रम का मुख्य लाभ क्या है? कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है आपका माँ का पहला दूध जो कि बच्चे को दिया जाता है डिलीवरी के तुरंत बाद, तो उसका मुख्य जो लाभ है, बेनिफिट है, वो क्या है? इम्यूनिटी प्रदान करना, फैट देता है, नो बेनिफिट, वाटर सप्लाई। तो आपका इम्यूनिटी है वो उससे मिलती है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीजन्स, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो होम विजिट होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? केयर करना, केयर एंड एजुकेशन, टाइम पास करना, सर्वे या फिर सोशल विजिट। तो होम विजिट यानी कि हम सोसाइटी में जा रहे हैं, आप इस चीज़ को भी सोच सकते हो कि ऐसा तो नहीं कि सोशल विजिट की बात चल रही है, या फिर हम होम विजिट कर क्यों रहे हैं? क्यों कर रहे हैं होम विजिट? हम केयर और एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ में हम जा रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ का क्या मतलब है? सिर्फ हम उस सोसाइटी में जहाँ पर लोग रहते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ जाकर हम उनको केयर देना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टेलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पज ऑफ स्टेलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आईवी इन्फ्यूजन के दौरान एयर एम्बोलिज्म रोकने के लिए क्या ज़रूरी है? तो आईवी इन्फ्यूजन के दौरान जो एयर एम्बोलिज्म होता है, जिसमें एयर का एक्युमुलेशन होता है, उसको रोकने के लिए क्या ज़रूरी है? आईवी इन्फ्यूजन यानी कि हम उसको आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, तो ट्यूबिंग से हवा निकालना, फास्ट फ्लो कर देना, या फिर कोल्ड फ्लूइड देना, या फिर इन्फ्यूजन को रोक देना। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस हम करेंगे जिससे उसको जो है एयर एम्बोलिज्म को रोका जाए? तो ट्यूबिंग से हम हवा निकालेंगे, यानी कि उसको वहाँ से हटाएंगे कैनुला से, उसकी पहले हम हवा निकालेंगे, यानी कि उसके फ्लो फास्ट करके जहाँ पे उसकी एयर है उसको रिमूव कर देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कॉमन सिम्टम क्या है? यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, उसको एनीमिया हो गया है, तो कॉमन सिम्टम क्या है? फटीग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या फिर फीवर। देखिए, ओबेसिटी तो होगी नहीं, तो ब्लड की कमी होगी तो मोटा कैसे हो जाएगा? ठीक है, हाइपरटेंशन यानी कि मतलब जो ब्लड प्रेशर वो हाई हो गया, नहीं, अगर उसमें ऑलरेडी इतनी आयरन की कमी है तो उसमें हाइपरटेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो फटीग हो जाएगा, यानी कि उसे थकान थकान सी महसूस होगी अगर उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है, तो ये उसका कॉमन सिम्टम है। पीडियाट्रिशियन किस रोगी का स्पेशलिस्ट होता है? पीडियाट्रिशियन यानी कि जो बेबी को ट्रीट करते हैं, जो आपके इन्फेंट्स को, तो इसमें चिल्ड्रन, हार्ट डिजीज़, स्किन डिजीज़, बोन डिजीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आएगी आपके चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन को करते हैं पीडियाट्रिक्स। ठीक है, हार्ट डिसीज़ यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट, स्किन यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट।
ठीक है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर किससे संबंधित होते हैं, इसका ऑप्शन मैंने ऊपर आपको बताया नहीं, इसलिए तो आपके जो ऑर्थोपेडिक होते हैं वो आपके बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 96 है, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या है, पहले क्वेश्चन पे बताया था, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, ऐसे ही आपके इंग्लिश ग्रामर के आते हैं। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन से यहाँ पर जो आपका रैपिड है उसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है। देखिए आप लोग बोर हो गए होंगे, मैं इसके आंसर की के साथ आपका पीडीएफ जो अपलोड कर दूंगी, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि दी इंग्लिश ग्रामर का भी सॉल्यूशन कराइए, पीडीएफ मेरे पास है, मैं इसका रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूंगी। कि मैं भी 32 मिनट से 30 मिनट से मैं आपको रेगुलर बोल रही हूँ, मेरा भी गला दर्द करने लगा है। वैसे कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है, आप लोग मैं खुद चाहती हूँ आप लोगों की सपोर्ट करना, आप लोगों को प्यार करना, क्योंकि आप लोग मुझे इतना करते हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो, आप लोग इतना प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मैं रोक नहीं पाती खुद को। अगर आप लोग मुझे प्यार नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, और तो फिर मैं कैसे खड़ी हो पाती, मुझे कैसे मोटिवेशन मिलता। तो वो सब आपकी ही वजह से मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही बस मेरी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और जो भी डिमांड हो, जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, बस मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आपने मॉडल्स पेपर के लिए मुझे कमेंट करा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे को कमेंट करा, मैंने एक मॉडल पेपर फिर बनाया। मेरे को इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, रिकॉर्ड करने में, पोस्ट करने में। आधे घंटे की वीडियो को पोस्ट करने में कितनी मिनट लग सकती है, आपको पता है कितना टाइम लगता होगा एक वीडियो को पोस्ट करने में, कितना डाटा जाता होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो वहाँ मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। आपको जिसकी पीडीएफ हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे बायो एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप मेरे बायो से ही जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करें, वहाँ से इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, बायो का मतलब समझ रहे हो, जो चैनल खुल के आ जाएगा, मेरी फ़ोटो आएगी यहाँ पे, बड़ी वाली फ़ोटो आएगी, उसके नीचे 2-3 लिंक दिखाई देंगे, उसके नीचे सब्सक्राइबर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिंक दिखाई देंगे ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चारों लिंक आएंगे, इंस्टा का, स्नैप का, और आपका जीमेल आईडी और आपका टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पर क्लिक करना है और जाकर आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही मेरी वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मेरे साथ ऐसे ही रहना, हमेशा आपको यहाँ पर हेल्प मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।